अब हम बात करने वाले हैं लाइम की। तो लाइम एक तरीके का बच्चों बाइंडिंग मटेरियल होता है, ये भी सीमेंट की तरह ही बाइंड करने का काम करता है, पर अगेन इसका जो सेटिंग आवर्स होते हैं सीमेंट से ज्यादा होने की वजह से हम लोगों ने इसको स्विच करके सीमेंट को चुना, क्योंकि फास्टर कंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो जल्दी सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी दे पाए, और वो सीमेंट से हमें बेहतर तरीके से मिल जाती है। तो लाइम की अगर हम बात करते हैं तो लाइम हमें मिलता कहां से है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लाइम हमें मिलता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन किया जाता है और उस कैल्सिनेशन के प्रोसेस के तहत हमें मिलता है CaO, जिसको आप लाइम के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है ना। सो कैल्सिनेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें लाइमस्टोन को हीट किया जाता है अप टिल रेडनेस, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाता है और मॉइस्चर का भी लॉस हो जाता है उसमें से, जिस और आपका बनता है लाइम, जिसको आप CaO के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। अब अगर ये आपका जो लाइम है ये प्योर लाइमस्टोन से बना हुआ है, मतलब अगर आपने 95% प्योरिटी एंड अबव वाला लाइमस्टोन को कैल्सिनेट किया था, तो आपको इस केस में जो लाइम प्राप्त होगा वो आपको क्विक लाइम प्राप्त होगा। क्या बोला जाएगा उसको बोला जाएगा बच्चों क्विक लाइम, ठीक है ना। देखिए लिखा भी है, लाइम विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिलेटिवली प्योर लाइमस्टोन इज टर्म्ड एज क्विक लाइम, या फिर कास्टिक लाइम भी इसको कहा जाता है बच्चों। तो अगर आप प्योर लाइमस्टोन यूज करते हैं हैविंग अ प्योरिटी ऑफ 95% एंड अबव, तो इस केस में जो आपको लाइम मिलेगा उस लाइम को प्योर लाइम या फिर क्विक लाइम आप लोग जिसे कहते हैं बोल सकते हैं, उसी लाइम को क्विक लाइम या कास्टिक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्योरिटी अगर ज्यादा होगी तो आपको जो लाइम मिल रहा है वो आपको क्विक लाइम मिल रहा है या कास्टिक लाइम मिल रहा है बच्चों यहाँ पे। अब ये जो क्विक लाइम होता है ये होता है पानी का भूका। मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन और थोड़ी फास्ट रिएक्शन के तौर पे इसको दिखाती हूं। देखिए हमने CaCO3 को कैल्सिनेट किया था और हमें मिला था वहां पर क्विक लाइम अलोंग विद अदर मटेरियल्स ऑब्वियसली। ये क्विक लाइम जो होता है ये क्विक लाइम वाटरफिलिक होता है। वाटरफिलिक मतलब पानी के लिए भूका। तो वाटरफिलिक या फिर इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, पानी की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है। जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आता है एक प्रोसेस हो जाता है जिसको कहते हैं हम लोग स्लेकिंग। क्या कहते हैं? स्लेकिंग। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें लाइन का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम चेंज हो जाता है, लाइन जब आपका वाटर से रिएक्ट कर रहा है ये कन्वर्ट हो जाता है CaOH होल ट्वाइस से। किससे कन्वर्ट हो जाता है? CaOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आप स्लेक्ड लाइम के नाम से जान रहे हैं। ये क्या होता है आपका? इसी को आप क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम के नाम से जान रहे हैं। तो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव द स्लेक्ड लाइम, और इसी को हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में जिसमें आपको स्लेक्ड लाइम मिला उस प्रोसेस को कहा जाता है स्लेकिंग। इसी को हाइड्रेटेड लाइम भी कहा जाता है, और जिस प्रोसेस के तहत ये मिला इस प्रोसेस को बोला जाता है स्लेकिंग। और सिमिलरली आपका जो ये स्लेक्ड लाइम होता है मतलब CaOH होल ट्वाइस, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आएगा उसके साथ एकदम रिएक्ट करने की कोशिश करता है और अगेन ये क्या बना देता है? CaCO3 का प्रेसिपिटेट बना देता है। क्या बना देता है? प्रेसिपिटेट बना देता है। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो याद रखिएगा स्लेक्ड लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर जाता है? आपका रिएक्ट कर जाता है और वापस से प्रेसिपिटेट दे देता है CaCO3 का। मतलब जो कि इनिशियल लाइमस्टोन का फॉर्मूला आप लोग देख रहे थे, पर यहाँ लाइमस्टोन तो नहीं मिलेगा पर प्रेसिपिटेट वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। चूना ही मिलेगा पर पाउडर फॉर्म में, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। क्लियर? तो ये थी आपकी पूरी जिसे कहते हैं रामायण, एक ही शॉर्ट में बहुत ही मिनिमल तरीके से बता दिया है। यही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है ना। सो देखिए यहाँ पे रिएक्शन पूरी आप लोगों को मिल जाएंगी। क्विक लाइम रिएक्टेड विद वाटर, व्हेन इट रिएक्टेड विद वाटर इट गेव यू स्लेक्ड लाइम। क्या दिया इसने आपको? स्लेक्ड लाइम दिया, CaOH होल ट्वाइस दिया, राइट। सो अब इट शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल। ये मैंने आप लोगों को बोला था स्लेक्ड लाइम शुड बी यूज्ड एज फ्रेश एज पॉसिबल एज इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? CaCO3 बना देता है। ये मैंने आपको अभी बताया। आप इस रिएक्शन को भी देख सकते हैं। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 व्हिच इज नन अदर देन योर लाइमस्टोन। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पे अगर हम लाइम का साइकिल देख रहे हैं तो लाइम को हीट किया गया था, कैल्सिनेट किया गया था, क्विक लाइम मिला। क्विक लाइम में वाटर आया, स्लेक्ड लाइम मिला। स्लेक्ड लाइम में CO2 के साथ ऐड होता है और मतलब रिएक्ट करता है और वापस से आपको लाइमस्टोन यहाँ पर दे रहा है। क्लियर इतनी चीज? तो ये थी आपकी लाइम की साइकिल, लाइफ साइकिल या साइकिल। अब यहाँ पर जो लाइम है ये आपका अलग अलग तरीकों से आप इसको यूज कर रहे हो।
आपने लाइमस्टोन की अगर एप्लीकेशन देखनी भी है तो ये लाइमस्टोन मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा है, चाहे वो आपका टोबैको इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री हो या फिर स्टेबलाइजेशन इंडस्ट्री हो, सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी लाइम का यूज होता है। अगर आपको नहीं पता तो मल्टीपल जगहों पे इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है लाइम की। तो लाइम हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट मटेरियल के तौर पर है। अगर हम कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन की बात करें तो लाइम को पूर्णतः हम लोग अगर हम कोडल प्रोविजंस के हिसाब से देखें तो 6 या 7 तरीकों में हमने इसको बांटा हुआ है। और अगर हम यूजुअली कॉम्पिटिटिव टर्म्स में देखें जो कि पूछा जाता है, मेजरली यहाँ पर 3 कैटेगरीज में लाइम को क्लासिफाई किया गया है। और वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहला होता है आपका फैट लाइम, दूसरा होता है आपका हाइड्रेटेड लाइम और तीसरा होता है आपका पुअर लाइम। तो यहाँ पे फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम पे जाने के पहले हम लोग लाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट जो आप देख रहे हैं वो है क्ले। क्ले लाइम को क्या दे रहा है? हाइड्रोलिसिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो लाइम को पानी के अंदर सेट होने में भी हेल्प करता है। तो द प्रॉपर्टी बाय व्हिच लाइम सेट्स अंडर वाटर एज वेल, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज हाइड्रोलिसिटी। और ये कौन दे रहा है आपको? ये आपको क्ले दे रहा है। पर सिर्फ क्ले नहीं दे रहा है, बाकी चीजों बाकी इंग्रेडिएंट से भी आती है। कैसे आती है हम देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 से 30% की रेंज में यहाँ पे होना चाहिए। क्या देता है? हाइड्रोलिसिटी देता है, वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन सेंड अंडर वाटर एंड इन डैम्प कंडीशन। ठीक है ना। नेक्स्ट constituent that we have is soluble silicates. So silicates in the form of calcium, magnesium and aluminium also impart hydrolicity in lime. Clear? Next is magnesium carbonate. So magnesium carbonate जब लाइम में होता है तो ये उसको क्या करने में मदद करता है? स्लेकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो वॉल्यूम चेंज का प्रोसेस होता है, तो इट अलाउ इट टू स्लेक और सेटिंग को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अगर 30% से ज्यादा हो जाता है तो दिस constituent also impart hydrolicity to the lime. Clear? Next is sulfates. So the sulfates in the smaller quantity retards the process of slaking and increases the setting process of the lime. मैग्नीशियम कार्बोनेट सेटिंग को स्लो कर रहा है, स्लेकिंग को बढ़ा रहा है। यहाँ पे स्लेकिंग को कम कर रहा है और सेटिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला क्लासिफिकेशन के बारे में, तो 3 कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज, फैट लाइम, देन कम्स योर हाइड्रोलिक लाइम एंड देन कम्स योर पुअर लाइम। तो फैट लाइम को यहाँ पे हाई लाइम, यहाँ पे रिच लाइम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रिच लाइम, व्हाइट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम सब बोला जाता है। हाई कैल्शियम लाइम, ठीक है ना। इसके अलावा हाइड्रोलिक लाइम को वाटर लाइम भी कहा जाता है और पुअर लाइम को आपका इम्प्योर लाइम या लीन लाइम भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मेजर जानने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप बात करते हैं फैट लाइम की तो ये कहाँ किससे बनता है? इसकी प्योरिटी बहुत हाई होती है बच्चों। इसकी प्योरिटी क्या होती है? काफी रिच प्योरिटी का होता है, इसीलिए इसको रिच लाइम भी कहा जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई प्योरिटी इसको क्या कहा जाता है? रिच लाइम भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जो कलर होता है वो प्योर व्हाइट होता है, इसीलिए इसको व्हाइट लाइम भी कहा जा रहा है। ठीक है ना। और ये बनता किससे है? ये बनता है फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ सी शेल्स। जो सी शेल्स होते हैं उनमें हाई कैल्शियम कंटेंट होता है, उनके कैल्सिनेशन से आपका जो लाइम बनता है उसको फैट लाइम या रिच लाइम या व्हाइट लाइम बोला जाता है, क्योंकि वो परफेक्ट प्योर व्हाइट कलर का रहता है, रिच होता है आपका कैल्शियम में, इसलिए रिच लाइम भी कहा जाता है। प्योर लाइम है प्योरिटी की वजह से, और फैट लाइम इसलिए क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपैंड, मतलब ये अपनी वॉल्यूम का 2 से 2.5 गुना तक क्या हो जाता है? एक्सपैंड करने की टेंडेंसीज रखता है या वॉल्यूम चेंज करने की टेंडेंसीज रखता है, इसलिए इसको फैट लाइम भी बोला जाता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट मैं लिखा रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैल्सिनेशन ऑफ सी शेल से ये बनता है, प्योरिटी इसकी बहुत हाई रहती है, कलर इसका क्या रहता है? प्योर व्हाइट कलर इज देयर। ठीक है ना। और ये किसी भी तरीके के स्ट्रेंथ वाले कार्य में यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। स्ट्रेंथ वाले कार्य में यूज किया नहीं जा सकता। अभी देखा ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो स्ट्रेंथ वाले पर्पस में इसको यूज नहीं करते, पर हाँ हम इसको व्हाइट वॉशिंग जैसे जो काम रहते हैं उनमें हम इसको यूज में लेके आ सकते हैं, क्योंकि दिखने में अच्छा होता है। इस वजह से हम ये एस्थेटिकल अपीयरेंस वाले जो काम है इसमें आप इसको यूज में लेकर आ सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सो ये प्योर लाइमस्टोन से बनता है। अब जैसे कि सी शेल्स के कैल्सिनेशन से बन रहा है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। दैट पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट। प्योरिटी इसकी 90 से 95% तक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइम स्लेक्स vigorously and its volume is increased nearly 2 to 2.5 times than that of the original volume, so that it is known as the fat lime। मैंने आपको यही सेम चीज बताई थी। अब यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इस लाइम के पास हाई प्लास्टिसिटी होती है पर स्लो, मतलब सेटिंग क्या होती है इसकी? स्लो होती है। सो ये वहां पे यूज किया जाता है जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
तो प्योर व्हाइट कलर रहता है, इसलिए एस्थेटिकल अपीयरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको फिनिशिंग वर्क्स में यूज किया जाता है, लाइक प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग। क्लियर, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं भी लिखी है मैंने आप लोगों को बताया है, इट इज मेड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ द सी शेल्स, व्हाइट कलर पॉजेस करता है इस, और रिच होता है, मतलब प्योरिटी में रिच है, रिच लाइम भी कहा जाता है, प्योर लाइम भी कहा जाता है, और हाई कैल्शियम कंटेंट होता है तो इसलिए हाई कैल्शियम लाइम तो कहा ही जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट इज योर हाइड्रोलिक लाइम या फिर वाटर लाइम भी कहा जाता है बच्चों इसको। अब यहाँ पर जो इसकी प्योरिटी आप लोगों को देखने को मिलती है वो 70 से 90% के अराउंड यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ कुछ किताबों में 72 से लेकर 92 तक भी है, तो आप दोनों ले सकते हो, क्योंकि उसके इसमें ये ऑप्शन में नहीं देगा, है ना। तो 70 to 90% तक यहाँ पे प्योरिटी रहेगा, और ये भी मतलब इसका नाम हाइड्रोलिक लाइम है, तो इट हैज कैपेबिलिटी टू सेट इन द वाटर, पानी के अंदर सेट होने की कैपेबिलिटी ये रखता है, या डैम कंडीशन में सेट होने की टेंडेंसीज ये रखता है। ठीक है ना, ये वाला जो लाइम होता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइम दैट वी हैव, क्योंकि ये पानी के अंदर भी सेट हो सकता है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ वाले जितने भी काम होते हैं उसमें जो लाइम यूज होता है वो यही लाइम यूज होता है। अब इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑफ व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, ये ऑफ व्हाइट कलर का होता है। प्योरिटी आप लोगों ने देख ही ली है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये किससे बनता है, कैल्सिनेशन ऑफ कंकर्स। कंकड़ पत्थर सुने होंगे ना, तो कैल्सिनेशन ऑफ कंकड़ से आपका क्या बनता है, हाइड्रोलिक लाइम या फिर वाटर लाइम आपका बनता है। इट हैज एबिलिटी टू सेट इन द वाटर। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये, इट डजंट शो स्लेकिंग। आपका फैट लाइम स्लेकिंग शो कर रहा था, बट इट डजंट शो स्लेकिंग एंड सेट्स कंपैरेटिवली क्विकली, हेंस इट इज जनरली यूज्ड फॉर द वर्क्स वेयर द स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, दैट इज द मेसनरी वर्क। जितने भी मेसनरी वर्क होंगे, चाहे वो स्टोन मेसनरी है, ब्रिक मेसनरी है, आप इसमें यूज में लेकर आ सकते हो। सो यहाँ पर इस लाइम का कलर परफेक्टली व्हाइट नहीं होता, ऑफ व्हाइट है, और इसलिए इसको फिनिशिंग वर्क या एस्थेटिकल अपीयरेंस वाले कामों में यूज में लेकर नहीं आ जाता बच्चों। नेक्स्ट इज योर पुअर लाइम, इम्प्योर लाइम या लीन लाइम। अब पुअर लाइम है, नाम ही बता रहा है पुअर है, पर ये मेरा वो खोटा सिक्का है जो वहां चलेगा जहां बाकी नहीं चल सकते। तो यहाँ पर देखिए ये कहां किससे बनता है, ये बनता है कैल्सिनेशन ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट के कैल्सिनेशन से ये भाई साहब निकल कर आते हैं, और इसकी जो प्योरिटी होती है सबसे कम होती है। ठीक है ना, अब देखो 70 से 90 तक आपकी उसकी थी, क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक की, 90 से ऊपर आपकी फैट लाइन की थी, ये उसके नीचे ही होगा। इसकी प्योरिटी क्या है, लेस देन 70% होगी, ग्रेटर देन तो हो नहीं सकती। सो इम्प्योर लाइम से बनता है और हाई इंप्योरिटीज रहती है। ये भी स्लेक नहीं करता, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा किसी भी तरीके का, इट सेट्स और हार्डन्स वेरी स्लोली। ठीक है ना, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी क्या रहती है बच्चों, पुअर रहती है, इसलिए इट इज जनरली यूज्ड फॉर द इंफीरियर वर्क्स लाइक ब्रिक वॉल्स। इन कामों में ये यूज में लेकर आया जाता है। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों, मडी व्हाइट कलर का होता है। नोट करने वाली चीज है ये, मडी व्हाइट कलर का होता है। इंप्योरिटी इज लेस देन 70%, इट इज मेड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ द डोलोमाइट। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। और दूसरा या चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन का इंफीरियर वर्क्स, जैसे कि जो ब्रिक वर्क होता है अराउंड द फाउंडेशन, तो वहां पर क्या होता है अगेन, जो फाउंडेशन के अराउंड यहाँ पर काम रहता है ना, वहां पे आपका ये पुअर लाइम ही यूज में लेकर आया जाता है, उसके लिए बेस्ट सुटेड रहता है। फॉर द ब्रिक वर्क अराउंड दी फाउंडेशन वहां के लिए काफी यूजफुल रहता है, उसके लिए बहुत वेल सुटेड है। क्लियर ऑल ऑफ यू। चलिए इंफीरियर वर्क्स में काम आता है, लिख ही रखा है बाकी। चलिए नेक्स्ट इज फंक्शंस और यूजेस ऑफ लाइम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जो लाइम है आपका, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम में लेकर आया जा रहा है, चाहे वो सिविलाइजेशन ऑफ सॉइल हो, चाहे वो मेसनरी वर्क्स हो जो आप देख ही रहे हो, चाहे वो टोबैको इंडस्ट्री हो, या अदर इंडस्ट्रीज है। तो वो क्या कौन कौन सा है, जैसे कि देखो प्लास्टिक और व्हाइट वॉशिंग, तो ये हमारे सिविल से रिलेटेड है, मेसनरी वर्क भी रिलेटेड है। जो हमारे सिविल से रिलेटेड नहीं है हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो सारी ही सिविल से रिलेटेड है, इसलिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिविलाइजेशन ऑफ सॉइल हो, मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन से मतलब था, तो यहाँ पे देखिए सिविलाइजेशन ऑफ सॉइल भी कर रहा है, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा है फॉर रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, साथ ही साथ फ्लक्स की तरह भी काम कर रहा है इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है ना, तो मल्टीपल हमारे लाइन की क्या है यूजेज है। अब यहां पर देखिए, अब मैंने आप लोगों को सीमेंट पढ़ा दिया, अब मैं आपको मोर्टार पढ़ाने वाली हूं। तो जब हम सीमेंट में क्या मिला रहे हैं बच्चों, सैंड या कोई भी फाइन एग्रीगेट, तो जो हमारे पास बनकर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टार बोलते हैं। ऑब्वियसली इट इज अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के बिना तो कुछ नहीं है, तो हमें क्या मिलता है, मोर्टार मिलता है। सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर विल गिव यू मोर्टार, सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर विल गिव यू मोर्टार। तो यहाँ पर मोर्टार हमें बता रहा है वो पेस्ट जो कि कब बना, जब हमने पानी को ऐड किया सीमेंट के अंदर विद द फाइन सैंड, मतलब फाइन एग्रीगेट, तो हमें मोर्टार मिला। अब यहाँ पर क्या है, जो बाइंडिंग मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बोला जाता है बच्चों मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। तो अगर मैं बोलूंगी मैट्रिक्स
अगर मैं बोलूंगी आपको मैट्रिक्स और दूसरा एडल्ट्रेंट्स, तो अगर आप कोई भी क्या बोल रहे हो यूज कर रहे हो बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि अगर मैं लाइम यूज कर रही हूँ तो लाइम मैट्रिक्स, और अगर सीमेंट यूज कर रही हूँ मतलब कोई भी बाइंडिंग मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो मैट्रिक्स के अंदर कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि आपका सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है। एडल्ट्रेंट्स इनके बाइंडिंग मटेरियल के अलावा जो भी आप डाल रहे हो, फाइन एग्रीगेट, वाटर, ये सारे के सारे आपके एडल्ट्रेंट्स के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पर आते हैं। ये गांठ बांधने वाली चीज थी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मोर्टार इज टर्म्ड एज मैट्रिक्स एंड द एग्रीगेट यूज्ड इज टर्म्ड एज द एडल्ट्रेंट्स। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वालिटीज ऑफ गुड मोर्टार भी देख लेते हैं। तो एक गुड मोर्टार के अंदर क्वालिटी जो होनी चाहिए, सबसे पहले इट शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूनिट्स। सबसे दूसरी, इट शुड बी कैपेबल ऑफ बेयरिंग द डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है ना। डिजाइन स्ट्रेस को बियर करना चाहिए, नहीं करेगा तो क्रैक में थ्रेडे मतलब थ्रेडे आ जाएंगे जॉइंट्स में और आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फेल कहीं ना कहीं हो ही गया है। सो इट शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। देखो पानी का सीप करना एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, अगर हो रहा है क्रैक्स मतलब आपके जॉइंट्स के थ्रू जहां पे भी मोर्टार लग रहा है तो वो हमारा फेलियर है, ठीक है ना। तो इट शुड बी रेजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, पानी के जो पेनिट्रेशन होता है उसको रोकने के लिए कैपेबल होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो अगेन फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। सो चीप होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और इजीली वर्केबल भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है ना तो इकोनॉमिकल है तो हम ले ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर इसकी लाइफ अच्छी नहीं है तो हमें थोड़ा थोड़ा टाइम में मोटर थोड़ी लगाते फिरेंगे अंदर। और इजिली वर्केबल भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लियर ऑल ऑफ यू। साथ ही साथ अब बात करते हैं किसकी, सीमेंट लाइम मोटर्स, दीज आर हेल्पफुल इन ऑटोजेनस हीलिंग ऑफ क्रैक्स। एक और पॉइंट भी है, इफ माइका इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इट कंसिडरेबली लोअर्स द टेंसाइल एज वेल एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर। तो जो हमारी मोटर की क्वालिटीज होनी चाहिए ये वो लिखी हुई है, और ये कहीं ना कहीं हमें पता भी है। हम चीप, इकोनॉमिकल और ड्यूरेबिलिटी तो हर जगह कुछ ना मिले तो वो पता ही है हमें कि लिखना है भैया। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर। सो हम मोटर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं बच्चा। तो सबसे पहला जो हेड हमने लिया है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, ठीक है ना। सो बल्क डेंसिटी के अगेन बल्क डेंसिटी अगर मैं बोलूं तो आप इसको बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। अगर मैं बल्क डेंसिटी की बात कर रही हूं तो मैं रो बी की बात कर रही हूं। किसकी बात कर रही हूं, रो बी की। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस मैंने बोला, तो ये बल्क मास की मैं बात कर रही हूं, बल्क मास अपॉन जिसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी को इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग, जो आपको यहाँ पर भी दिख ही रहा होगा है। तो ये क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी हम लोग देख रहे हैं, विच इज अगेन बल्क मास अपॉन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हैवी वेट मोटर आप किसको कहोगे, जिसकी जो बल्क डेंसिटी होगी वो 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा होगी। अगर आपकी जो बल्क डेंसिटी है वो 1500 kg पर मीटर क्यूब, ये वाली बल्क डेंसिटी अगर 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, हैवी वेट मोटर कहा जाएगा। और इसमें जो एग्रीगेट डलते हैं वो डलता है हैवी क्वार्ट्ज और सैंड। क्या डलता है, हैवी क्वार्ट्ज और सैंड डलता है बच्चों इसमें। लाइट वेट का क्या होता है, जो बल्क डेंसिटी होता है वो लेस देन 1500 होता है। और यहाँ पर जो एग्रीगेट डलता है वो लाइट एंड पोरस होता है, लाइट पोरस सैंड होता है। प्यूमाइज स्टोन यहाँ पर हो सकता है, लाइट पोरस सैंड फ्रॉम प्यूमाइज, ट्यूफा, स्लैग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके लाइट वेट एग्रीगेट्स यहाँ पर आपके लाइट वेट मोटर बनाने के काम में लेकर आए जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। तो ये नेक्स्ट हेड है जिसमें हमने मोटर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सबसे पहला है हमारे पास सीमेंट मोटर। तो अगर आप सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसको सीमेंट मोटर कहा जाएगा। अगर लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसको लाइम मोटर कहा जाएगा। और लाइम कौन सा यूज किया जा रहा है, देखिएगा, मिक्सचर ऑफ एयर हार्डनिंग लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, सैंड एंड वाटर विल गिव द लाइम मोटर, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स दी जिप्सम मोटर। तो यहाँ पर अगेन जिप्सम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करोगे तो जिप्सम मोटर कहलाएगा। और अगर मड एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज करोगे तो मड मोटर। इसी तरीके से गॉज मोटर भी रहता है हमारे पास। तो गॉज मोटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बाइंडिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे इसको सीमेंट लाइम मोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉज मोटर, सीमेंट लाइम मोटर, कंपोजिट मोटर, इस तरीके से इसके नाम रखे जाते हैं। सीमेंट लाइम का कभी रेशियो पूछे तो 1:6 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों। क्लियर है नहीं चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेसिस पे मोटर को क्लासिफाई किया गया है। एप्लीकेशन के बेसिस पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं ब्रिक लेइंग मोटर। तो यहाँ पर ये कहाँ यूज किया जाता है, ब्रिक वर्क के लिए जो यूज किया जाता है उसको ब्रिक लेइंग मोटर कहा जाता है। अगर आप डेकोरेटिव लेयर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको फिनिशिंग मोटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए एक्सरे रूम या एमआरआई रूम्स में यूज कर रहे हैं, या फिर ऑयल जहां पे रखे जाते हैं, अगेन ऑयल फील्ड्स हो गई, वहां पे अगर आप ये यूज कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ मोटर, तो वो स्पेशल मोटर की कैटेगरी में यहाँ पर रखा जाएगा बच्चों। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब फंक्शंस की अगर हम बात करें, फंक्शंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना। तो सीमेंट, लाइम, सैंड, सुर्खी, मोलासेस, यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स बेसिकली रहते हैं। तो अब क्या क्या फंक्शंस हैं,
तो सीमेंट लाइम आपके बाइंडिंग मटेरियल की तरह यहाँ पे काम करने वाले हैं। सैंड क्या करता है आपका, ये आपका मल्टीपल काम कर रहा है। अब सैंड समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सैंड का ही पहले विवरण दे दूं, क्योंकि यहाँ से काफी ऑब्जेक्टिव आपके खिंच जाएंगे बच्चों। तो जब आप सैंड की बात करते हैं, सैंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही फ्रिक्वेंटली कि भैया जो मोटर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें जो आप सैंड यूज कर रहे हो, क्या वो स्ट्रेंथ देता है? एनी वन ऑफ यू, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि यस मैम, हम लोग जैसे कहते हैं स्ट्रेंथ मानते हैं कि सैंड आपके उसके अंदर स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप ये मानते हैं कि सैंड स्ट्रेंथ दे रहा है तो आप बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि सैंड किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं देता है सीमेंट के मोटर के अंदर, ठीक है ना। सैंड किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं देता है। अब कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ थोड़ा समझिएगा। मैं सैंड के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज समझ लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेंथ की। तो जब आप बच्चों स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सैंड किसी भी तरीके का स्ट्रेंथ नहीं देता सीमेंट के अंदर। जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है, इट इज वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ द सीमेंट। तो सीमेंट इज टू सैंड मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए ये 50-50 का रेशो है, मान लीजिए ये 50-50 का रेशो है और ये 50-50 का रेशो है। अब मैंने क्या किया, यहां पर सीमेंट का रेशो क्या करा, 40 कर दिया और सैंड का कर दिया 60। फिर इसमें मैंने सीमेंट का रेशो 30 कर दिया, सैंड का कर दिया 70। सिमिलरली यहां पर भी ये 50-50 के रेशो में थे। अब मैंने क्या किया, यहां पे सीमेंट का रेशो 60 कर दिया और सैंड का कर दिया मैंने रेशो कितना, सैंड का रेशो मैंने कर दिया आपका 40। सीमेंट इज टू सैंड 60-40, मतलब उसी का रेसिप्रोकेट मैं करते जा रही हूँ। यहाँ पे 70 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से रेशो चल रहा है। अब आप देखेंगे सैंड हालांकि किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं देता आपके मोटर के अंदर, पर फिर भी हमने सैंड को रखा हुआ है। उसका रीजन जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहला रीजन क्या है, आप समझिएगा। हम सैंड को पहले पढ़ रहे हैं, हम सीमेंट की दीवार नहीं बना सकते, पूरी प्रॉपर सीमेंट की दीवार नहीं बना सकते। हमें उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने प्योर सीमेंट की दीवार बना दी तो एक वो कंपाउंड C3 आपको याद होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्रैक्स, क्रिविसेस, सब बताया था कि वॉल क्यों नहीं बनती है सीमेंट की, है ना। तो यहाँ पर सैंड किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, पर फिर भी हम एज अ मटेरियल इसको डाल रहे हैं। सबसे पहला रीजन जो मैंने आपको बताया वही। दूसरा कारण क्या है, अगेन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ किसी भी तरीके की नहीं दी जाती है सैंड के द्वारा, पर हाँ ये स्ट्रेंथ को फ्लक्चुएट कराता है, वेरी कराता है। इट वेरीज द स्ट्रेंथ बट इट डजंट गिव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। अब आप बोलोगे मैम इसका मतलब क्या है, कि दैट इट इज फ्लक्चुएटिंग द स्ट्रेंथ बट इट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, बट दिस इज ट्रू। कैसे, देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, जब आप सीमेंट और सैंड 50-50% लेते हैं, है ना, यहाँ पे तो हमने इसको स्टैंडर्ड माना है। अब सीमेंट सैंड आपने क्या लिया, 40:40:60 के रेशो में लिया। यहाँ पे देखेंगे सीमेंट का कंटेंट कम होता जा रहा है, तो स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम हो गया। फिर हमने सीमेंट का कंटेंट और कम कर दिया और सैंड का 70% कर दिया। मैं आई एम गिविंग इन लेमन एग्जांपल समझाने के लिए। तो सीमेंट का स्ट्रेंथ और क्या हो गया, कम हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो सीमेंट का मैंने प्रोपोर्शन बढ़ाया है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बढ़ता जा रहा है। तो मतलब सैंड यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, सैंड कोई स्ट्रेंथ दे नहीं रहा है, पर इसके कम या इसके कम होने या बढ़ने की वजह से जो सीमेंट है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अप एंड डाउन यहाँ पर होता जा रहा है, या फिर उस मिक्स का स्ट्रेंथ अप एंड डाउन होता जा रहा है। तो सैंड डजंट गिव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, बट यस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन दी स्ट्रेंथ या फिर फ्लक्चुएशन इन दी स्ट्रेंथ। क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। दूसरा जो सैंड का जो एक रोल है, ये क्या करता है, ये इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। अब पहले जो आप पेस्ट लगा रहे थे जिसमें खाली सीमेंट था, अब जो पेस्ट लगा रहे हो उसमें सीमेंट ही नहीं है, उसमें सैंड भी है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया आपका सरफेस एरिया इंक्रीज। क्लियर है ये चीज, क्या हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो पेस्ट होता है बाइंडिंग मटेरियल का, उसको नंबर ऑफ लेयर्स में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, जिसकी वजह से उसका एरिया या फिर ये जो एरिया है सरफेस एरिया, ये उसका इंक्रीज हो जाता है, जिस भी सरफेस पे इसको अप्लाई किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर बल्क। नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉपर्टी बल्क। तो बल्क की जो प्रॉपर्टी है सैंड की, ये मोर्टार का वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक है ना, क्या करता है, ये मोर्टार का वॉल्यूम इंक्रीज करने का काम करता है आपका बल्क। और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली कॉस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सीमेंट हमें कंपैरेटिवली क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है ना। तो उसको रिजनेबल अमाउंट में लाने के लिए पूरे मिक्स को, ये जो सैंड आप मिलाते हो, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है अगेन, इसी वजह से जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये सैंड सस्ता आता है कंपेयर टू दैट ऑफ द सीमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट विल कंसीडर अबाउट सैंड इज श्रिंकेज। नेक्स्ट इज श्रिंकेज। अब ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा। पहले ये सीमेंट का आपका क्या था,
ये जो पूरा पैटर्न है ये सीमेंट का पैटर्न था, और सीमेंट की इस प्रोफाइल के अंदर आपको वॉइड्स भी दिख रहे होंगे, फॉर श्योर दिख रहे हैं ना वॉइड्स। तो अब आपको इस सीमेंट की प्रोफाइल के अंदर जो वॉइड्स दिख रहे हैं ना, देखो जहां अगेन पानी होता है ना वहां श्रिंकेज होगा। तो जब आप क्योरिंग वोरिंग का प्रोसेस किया या जो भी मैंने किया, इसमें पानी आया इन वॉइड्स में, तो जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, वो श्रिंक होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, श्रिंक होगा। अब जब मैंने इसमें, ये सीमेंट की प्रोफाइल थी खाली, जब मैंने इसमें सैंड भी मिला दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इस प्रोफाइल में सैंड भी मिला दिया। अगर मैं इस प्रोफाइल में सैंड मिला दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे वो वॉइड्स बचेंगे ही नहीं, सारे वॉइड्स में क्या भर जाएगी, मेरी सैंड भर जाएगी। जितने कम वॉइड्स उतना कम उसमें स्टोरेज का स्पेस और उतना कम श्रिंकेज, उतना कम क्या, श्रिंकेज। सो श्रिंकेज क्या करता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये वॉइड्स के वॉल्यूम को रिड्यूस करने का काम करता है। Thereby it reduces the tendency of volume change, that means it reduces the tendency of shrinkage, क्योंकि voids ही नहीं है तो shrinkage कहां से होगी, है ना। तो वही वाली बात है। तो ये सीमेंट का प्रोफाइल था, ये सीमेंट प्लस सैंड का प्रोफाइल था। तो बताएं श्रिंकेज किस में कम होगी, ऑब्वियसली किस में कम होगी, क्योंकि यहाँ पे voids में ऑलरेडी सैंड है, तो श्रिंक करने का स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो कैसे श्रिंकेज, है ना। तो ये थी आपकी किसकी प्रॉपर्टी, श्रिंकेज की प्रॉपर्टी फॉर दी सैंड। क्लियर ऑफ यू। एक और प्रॉपर्टी भी है जो हम लोग देखते हैं, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। अब देखिए, हम कोई और मटेरियल क्यों नहीं रख लेते, है ना। हम फाइन एग्रीगेट क्यों रखते हैं, हम सीमेंट में कोर्स एग्रीगेट मिला के लगाते। हालांकि हम कंक्रीट में देखते हैं कि हम फाइन के साथ कोर्स को मिला रहे हैं, पर हमने कभी देखा है कि सीमेंट में हमने कोर्स एग्रीगेट भी मिलाया और लगा दिए। तो यहाँ पर हमने यहाँ सैंड ही क्यों रखा है, देखिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि क्या कर सके, जो इसके साथ रेजोनेट कर पाए। और किस तरीके का रेजोनेशन चाहिए था, क्योंकि सीमेंट में जब हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो गैसेस रिलीज हो रही होती हैं, और अगर वो गैसेस लॉक हो जाएंगी स्ट्रक्चर के अंदर तो वो स्ट्रक्चर को ही हार्म करेंगी। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए था जो हम हमारी ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी दे और साथ ही साथ हमारी क्या दे, अगेन इन गैसेस को रिलीज करने का रास्ता भी दे। तो सैंड बिल्कुल फिक्स मटेरियल जो हमें है ऐसा मिला, जिसने क्या किया, बिल्कुल स्पेस भी दिया कि भैया किसी भी तरीके की जो गैसेस है वो अंदर लॉक नहीं होंगी, वो बाहर इजीली निकल सकती हैं। किसी भी तरीके की गैस लॉक नहीं होगी तो बिल्टअप प्रेशर नहीं होगा, बिल्टअप प्रेशर नहीं होगा तो क्रैक्स आने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपका कौन कर रहा है, ये प्रॉपर्टी भी किसकी है, आपकी सैंड की वजह से आपकी मोटर के अंदर देखने को मिलती है बच्चों। तो ये थी कुछ मेन छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। नेक्स्ट इज योर अगेन, बाकी सुर्खी बुर्खी का देखोगे तो इट इज यूज्ड फॉर इकोनॉमी एंड प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज टू द लाइम। मोलासेस और गुड़ अगर आप यूज करते हो, it is added with fat lime mortar, solubility of lime is increased and it readily crystallizes and mortar solidifies easily। तो मेन जो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं। अब ये चीज जो मैंने आप लोगों को सैंड की बताई थी, सैंड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों के रेफरेंस के लिए समझा मैं चुकी हूँ। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब किस तरीके की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो और किस तरीके का उसमें मोटर लगेगा, दैट टोटली डिपेंड। अब पॉइंटिंग वर्क अगर आप यूज करते हो, पॉइंटिंग में क्या होता है, आप जो वीज जॉइंट होते हैं उनमें उनका मोटार निकाल के उसमें रिच मोटार भरते हैं, उसको पॉइंटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंटिंग के लिए सीमेंट मोटार आप यूज में लेकर आ सकते हैं, और 1:1 का यहाँ पर आपको रेशो दिखाई देगा, और 1:3 तक आप ये यूज में लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर डीपीसी, यहाँ पर भी सीमेंट मोटार 1:2 के रेशो में यूज कर सकते हैं। कंक्रीट पेवमेंट में भी 1:2, प्लास्टरिंग के लिए 1:4। अब इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग का भी यहाँ पर रहता है बच्चों, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो ये जो आपको 1:4 का दिख रहा है, इसलिए इंटरनल एक्सटर्नल का रहता है इसमें। और लाइम मोटार से अगर आप प्लास्टरिंग करेंगे तो 1:1 का रेशो रहेगा, और अगर आप सुपर स्ट्रक्चर में मेसनरी करते हैं तो वहां पे जो सीमेंट मोटार का रेशो रहने वाला है 1:3 का रहने वाला है, और मुलायम मोटार के लिए 1:2 का रहता है। और फाउंडेशन में अगर आप मेसनरी करते हैं तो सीमेंट मोटार 1:6 का लिया जाता है और लाइम मोटार 1:3 का लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब एक चीज और जो आपको याद रखनी है, इफेक्ट्स ऑफ एल्कलाई और सी वाटर ऑन मोटार। तो एल्कलाई का इफेक्ट क्या होता है सी वाटर पे, मतलब जो एल्कलाइज होते हैं और जो सी वाटर बेसिकली होता है उसका इफेक्ट क्या होता है मोटार के ऊपर, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप जहां पानी होगा ना वहां सल्फेट फॉर श्योर होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो सी वाटर भी लिखा है और अल्कलाइज भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, सल्फेट्स और क्लोराइड्स ये क्या है, केमिकली एक्टिविटी होते हैं और ये रिमूव कर देते हैं लाइम को सीमेंट के अंदर से, है ना। सो जो कार्बोनेट होते हैं ऑफ सोडा, इट विथड्रॉज द सिलिका फ्रॉम द सीमेंट, क्रिस्टल्स ऑफ लार्ज साइज आर फॉर्म्ड एंड दे डिसइंटीग्रेट द सीमेंट पेस्ट। ये बेसिकली देख रहा है क्या क्या इफेक्ट होता है एल्कलाई का और सी वाटर का मोटर के ऊपर। तो सबसे पहले तो क्या होता है, लाइम का रिमूवल हो जाता है। दूसरा क्या होता है,
सिलिका का रिमूवल हो जाता है अगेन फ्रॉम द सीमेंट, और सिलिका क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है सीमेंट के अंदर। तो अगर सिलिका ही विड्रॉ हो गया तो स्ट्रेंथ कौन देगा भैया, कौन वो प्लेस लेगा। फिर क्रिस्टल ऑफ लार्ज साइज आर फॉर्म्ड एंड दे डिसइंटीग्रेट द सीमेंट पेस्ट। अगर लार्ज साइज क्रिस्टल बनते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो सीमेंट का पेस्ट होगा वो उसको ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था जैसे कि कोर्स एग्रीगेट के साथ थोड़ी बनाते हो आप सीमेंट का पेस्ट, ठीक है ना। तो लार्ज साइज क्रिस्टल बन जाएंगे तो जो सीमेंट का पेस्ट होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज, तो मतलब लेमन्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट ऑफ ऑयल एंड एसिड्स ऑन द सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार में ऑयल और एसिड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। So well cured cement mortars are not affected, but lean mortar shows reduction in the abrasive resistance. So यहाँ पर देखिए लीन मोटार वो होता है जिसमें सीमेंट की कमी होती है। लीन मोटार कौन सा होता है, जिसमें सीमेंट की कमी होती है। तो ऐसा जो मोटार होता है इट शोज द रिडक्शन इन दी एब्रेसिव रेजिस्टेंस। एब्रेसिव रेजिस्टेंस में क्या देता है, इसके रिडक्शन, कमी आ जाती है। और अगर आपका पीएच लेस देन 7 है तो लाइम रिमूव हो जाता है सीमेंट में से, और स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, अगेन आपकी रिड्यूस हो जाती है। आप सभी को पता होगा लाइम सीमेंट के अंदर भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। ली साकिम्सा मैंने शॉर्टकट बताया था, तो उससे आपको पता होगा कि लाइम सीमेंट के अंदर ही अगेन है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। लाइम ही रिमूव हो गया तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन देने वाला है, स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो रही है। देखो नेक्स्ट, शुगर का क्या इफेक्ट होता है। सो अप टू 0.15% ऑफ शुगर एडेड टू द सीमेंट इट डिलेज द सेटिंग टाइम एंड डिस्ट्रॉयज द अर्ली स्ट्रेंथ। ये तो क्लियर है, इजी लिखा है। However, when added up to 2%, it increases the strength at an age of 2 to 3 months. क्लियर, ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखिए जो रेट ऑफ सेटिंग होती है सीमेंट की वो गिर जाती है फॉर द टेम्परेचर फॉलिंग बिलो 4.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए देखिए जब कंक्रीटिंग भी की जाती है ना, तो कंक्रीटिंग भी जो आपके लो टेम्परेचर होते हैं और हाई टेम्परेचर के होते हैं उनके लिए कंक्रीटिंग का टेम्परेचर भी इसलिए अलग रखा जाता है। उसको हॉट वेदर कंक्रीटिंग और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। अगर टेम्परेचर जो है इट फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग, the particle of the cement is in unset cement base separate by the expansion of water, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर और गिर जाएगा, सभी को पता है फ्रॉस्ट एक्शन के बारे में, तो डेफिनेटली वो आपको देखने को मिलेगा पेस्ट के अंदर भी, ठीक है ना। तो क्योंकि फ्रीजिंग हो रही है पार्टिकल्स की, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, और सीमेंट का पेस्ट क्या हो जाएगा, फिर सेपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। Alteration in freezing and thawing before set break the bond between cement particle and consequently there is a loss of power. If binding cement freezes below setting but thaws without refreezing, it achieves half the normal strength under the pure curing. In short ये बताने की कोशिश कर रहा है भैया कि भैया जो फ्रॉस्ट एक्शन है ना, फ्रॉस्ट एक्शन बोले तो जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग का जो कंबाइंड एक्शन होता है उसको फ्रॉस्ट एक्शन कहा जाता है। तो ये फ्रॉस्ट एक्शन अगर हो रहा है आपके सीमेंट के अंदर या सीमेंट पेस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली वो उससे आपकी जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होगी वो आपको अचीव नहीं होगी और उससे कम ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है। तो मेन चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। दो फिनोमिनन होते हैं, ग्राउटिंग एंड ग्रेनिटिंग, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा मेजरली यहाँ पर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब ग्राउट होता क्या है, देखिए आप लोगों ने यूजुअली जो पेस्ट बनाया होगा, कंसिस्टेंट पेस्ट बच्चों बनाया होगा, मतलब ना तो फ्लूइड की फॉर्म में और ना ही बहुत ज्यादा स्टिफ कि हम उससे काम ही ना कर पाए। तो ग्राउट बेसिकली क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स जिसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो फ्लूइड कंसिस्टेंसी होता है, और इस फ्लूइड कंसिस्टेंसी की वजह से हम इसको वॉइड्स को फिल करने में और जॉइंट्स को फिल करने में यूज में लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। किसको फिल करने में, वॉइड्स को, जॉइंट्स को फिल करने में लेकर आ सकते हैं। साथ ही साथ रिपेयर वर्क्स में भी या फिर रिपेयरिंग ऑफ द क्रैक्स में भी हम इसको यूज में लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। ग्राउट डिफर होता है मोटार से, क्योंकि मैंने मोटार आप लोगों को अभी बताया कि भैया वो तो वहां पे पेस्ट तो कंसिस्टेंट चाहिए, उसकी फ्लूइडिटी वेरी करती है। इस वजह से क्या होता है, मोटार से डिफरेंस होता है इन इट्स फ्लूइडिटी, ठीक है ना। और ये किया जाता है किसी भी जगह पे पोर किया जाता है, ना कि स्प्रेड किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मोटार को तो हमने स्प्रेड करना पड़ता है, इसको पोर किया जाता है, ठीक है। और मोटार भी आपका किससे बना हुआ है, सीमेंट से, फाइन या फिर कोर्स सैंड से अलॉन्ग विद वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द ग्राउटिंग एंड मिक्सचर। क्लियर। तो ये था आपका ग्राउट के बारे में। बस बेसिकली इस तरह याद रखिए, मोटार इन द फ्लूइड फॉर्म